नमस्कार दोस्तों। किसानों के आंदोलन के 43 दिन हुए। आज किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, अपना विरोध प्रदर्शन किया। अब सरकार से उनकी बातचीत का 9वां राउंड होना है और इस बीच किसान लगातार अपनी मांग पर न सिर्फ कायम है बल्कि दिन भर अपने प्रदर्शन के जरिए, किसान नेताओं के भाषणों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराते रहे। आज मैं जब अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, दो शख्सियत यहाँ मुझे नज़र आई। पता नहीं आप में से कितने लोग पहचानते होंगे, लेकिन ये हैं बल्ली सिंह चीमा, बहुत ही क्रांतिकारी कवि, जन कवि, और दूसरे हैं संपत सरल। संपत सरल का वीडियो व्यंग, तंज और सत्ता और सरकार को कटघरे में घेरने वाले इनके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। इतने वायरल कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। और बल्ली सिंह चीमा, इनकी लिखी लाइनें कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में मैंने पहली बार सुनी थी। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। अब उस कविता में जो धार है, जो ताकत है, जो असर है, और गांव के लोग जब मशालें लेकर चल पड़ते हैं उसका जो असर है, और सत्ता को कैसे चुनौती देने की दृढ़ता है उस कविता में, ये इनकी कविता है और ये व्यंगकार है। और मैं इन दोनों से बात करने से पहले इनसे भी कह दिया, इस विधा में मैं 0/सन्नाटा हूँ और मैं राजनीतिक समझ रखता हूँ, ऐसे आंदोलनों को कवर कर रहा हूँ, लेकिन हास्य कविता, जन कविता और इनकी कविताओं का वही हिस्सा मैंने पढ़ा जितना बताया, लेकिन मैं इनका कायल ज़रूर हूँ, इसलिए मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। संपत साहब के वीडियो तो बहुत वायरल होते हैं, बहुत सारे लोग अब तक समझ चुके होंगे। जो ये कविता है, पहले तो वो कविता आपने कब लिखी और यहाँ आने की ज़रूरत क्यों समझी? वो कविता कब लिखी थी जो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में सुनी थी? ये कविता मैंने सन 1977 में नवंबर में ये शुरू हुई और इसको मैंने 78 जनवरी में पूरा किया था इसको। और उसके बाद ये उस ज़माने में उस तरह से भी वायरल हो जाती हैं चीज़ें, जब ये नहीं था सोशल मीडिया, तो तब भी वायरल हो गई। गाँव में पहुंचा था मैं, बिहार में, कम्युनिस्ट हल्कों में, और उसने मेरी पहचान बनाई। बल्कि मैंने संपादकों से संपर्क नहीं किया, संपादकों ने मेरे से संपर्क किया। और मैं यहाँ आने की ज़रूरत है कि मैं कभी नहीं, मैं किसान भी हूँ और मैं समझता हूँ ये तीनों कानून हैं वो किसानों को ही बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे देश की 80% जनता बर्बाद हो जाएगी अगर ये वापस नहीं आए, मतलब ये वापस नहीं, रद्द नहीं हुए कानून। तो मैं जो इस आंदोलन को समर्थन करने नहीं आया, ना तो संपत जी भी समर्थन करने नहीं आए, हम इसमें शामिल होने आए हैं। तो मैं तो 2 तारीख पहले 25 को आया था, 28 को वापस गया था, फिर 2 तारीख को से यहीं हूँ। और मैं अपना सिगू बॉर्डर पे भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ वहाँ पर, उस पर दोनों स्टेजों पर। और आज हम लोग संपत जी और मैं तो टिकरी बॉर्डर गए थे, लेकिन आज उस मकसद से हम नहीं गए कि हमें मंच पे बोलना है। हम तो चीज़ों को समझने और ये आंदोलन में और दूसरे आंदोलनों में क्या फ़र्क है इसमें, इसको जानने के लिए गए थे। और आज भी बल्कि संपत जी तो मना कर रहे थे कि नहीं, मैं मंच पे नहीं, मैं तो किसानों के में शामिल होने आया हूँ। तो अच्छा, आप ये बताइए, चूंकि आपने कहा कि आप आंदोलन में शामिल होने आए, पहले उस कविता की 4 लाइनें अगर आप सुनाएं, ताकि जो बहुत सारे लाखों दर्शक जिन्होंने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने भी 30-35 साल पहले सुना होगा, वो दौर कुछ और था, ये दौर भी कुछ और है शायद। तो 4 लाइनें सुनाइए, उसके बाद संपत जी से फिर आपसे बात करूँ। जी, मैं वो 4 लाइनें सुनाता हूँ और उसके 4 लाइनें, और जो इस आंदोलन में मैंने जो गीत लिखा है वो बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत चल रहा है और उसकी ज़रूरत है। आवाहन किया गीत क्या है, तो ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब आंदोलन कर रहे हैं लोग मेरे गांव के। और दूसरा जो गीत अभी जो लिखा है, इसी बीच लिखा गया 10-12 दिन पहले, कि मौत के डर को छोड़ छाड़ के, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो, जात पात से ऊपर उठ जा, जात पात से ऊपर उठ जा, इंसानों में शामिल हो, जिंदा है तो दिल्ली आ जा, आंदोलन में, संघर्षों में शामिल हो, आंदोलन में शामिल हो। अब इनकी दोनों कविता की आखिरी लाइन में आंदोलन है। एक कविता जो 77-78 में लिखी गई है, मतलब 23 साल और 20 साल, 43 साल पहले, और दूसरी कविता जो उन्होंने हाल के दिनों में लिखी, बाजपुर में रहते हैं, पंजाब में इनकी पैदाइश है। आगे बात करने से पहले संपत सरल साहब, आपकी तो व्यंग कविताएं बहुत बार वायरल होती है, खास कर के आप सत्ता, सरकार
और प्रधानमंत्री मोदी पर नजर इनायत आपकी ज़्यादा होती है और सरकार की नीतियों पर, चाहे नोटबंदी पर हो, चाहे अलग अलग मसलों पर हो, तो यहाँ आने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? आपकी वजह से। अजीत अंजुम जी, आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा देश की जनता की तरफ से कि तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया नहीं कर पा रहा है, वो आपने उसकी ताकत बताई पत्रकारिता की क्या होती है। सच बताऊं, हमारे मित्र और सब कई बार सोच रहे थे, हिस्सा तो हर एक कवि और लेखक किसी जन आंदोलन का घर बैठे भी होता है, लेकिन हम इसका साक्षी जो है हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं आपकी पत्रकारिता जो है वो भी एक कारण है। हमने देखा सारे तमाम वीडियो पे कि यार ऐसा जन आंदोलन है, अजीत अंजुम जी ऐसी बढ़िया कर रहे हैं, सब बता रहे हैं लाइव, तो हमें भी वहाँ चलना चाहिए। यही सब हम देख करके, और आज 2 शाजापुर थे, कल हम आज सुबह टिकरी बॉर्डर गए। जन आंदोलनों के इतिहास में ऐसा आंदोलन हमने देखा नहीं। वेल प्लान, सब जो है सेवा भाव से काम कर रहे हैं, खाना रहना, हर तरह की तमाम जो दिक्कतें आम आदमी को आती हैं उनको झेलते हुए और पूरे मन, वचन और प्राण से जुटे हुए। इसके हम साक्षी होना चाहते थे। और मैं अपनी बात, चूंकि इन्होंने मुझे कह दिया, तो ये दोनों आंदोलन में शामिल होने आए। मैं वैसे आंदोलन में शामिल नहीं हूँ, आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ। एक पत्रकार के नाते मैं अपनी ड्यूटी मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है और हज़ारों लाखों किसान 43 दिनों से सड़क पर हैं और यूं सड़क पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं और लगातार सरकार से अपनी मांगें रख रहे हैं, तो मेरी एक पत्रकार के नाते ड्यूटी बनती है कि मैं किसानों की उन आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाऊं। ऐसे वक्त में खास तौर से जब सरकार और सरकार समर्थित मीडिया इन्हें किसान तक मानने को तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री और सरकार को समर्थन देने वाले बहुत सारे टेलीविजन चैनल के एंकर्स, रिपोर्टर और चैनल, मुख्य धारा के चैनल इन किसानों में खालिस्तानी खोजते हैं, चीन पाकिस्तान के एजेंट खोजते हैं, इन किसानों को असली किसान नहीं मानते, ऐसे वक्त में जब कृषि मंत्री उन्हीं किसानों को असली किसान मानते हैं जो उनसे मिलने जाते हैं, जिनकी तस्वीरें ट्विटर पर वो शेयर करते हैं और ये कहते हैं देश का किसान तो खुश है, ये वो किसान है, चंद मुट्ठी भर किसान जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें भड़काया गया, इन्हें बहकाया गया, इनके कंधे पर कोई बंदूक रखकर चला रहा है, दुनिया भर की बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है वो आवाज़, जिस आवाज़ को सत्ता तक पहुंचनी चाहिए, जिसकी आवाज़ में इतना शोर हो कि सत्ता की चूलें हिले, मैं चाहता हूं वैसे वक्त, वैसे आंदोलन कहीं अगर हो रहा है तो मेरी मौजूदगी वहां एक पत्रकार के नाते ज़रूरी है। चलिए, मैंने अपना पक्ष रखा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हमने 3 बॉर्डर घूमे और कल हम सिंगू बॉर्डर जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन भले ही आधी अधूरी आई होगी, लेकिन इस किसान आंदोलन को देख करके लगता है कि सत्ता के अहंकार की वैक्सीन पूरी आ गई है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। उनको एहसास है इस बात का कि इस जन आंदोलन की क्या ताकत है। और मुझे लगता है जिस तरह के चेहरे मंत्रियों के और प्रधानमंत्री के चेहरे पे जो भाव है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो लैंग्वेज है, उससे लगता है कि वो बैकफुट पे है और इसको मानने के अलावा, किसानों की मांगे मानने के अलावा उन पर कोई विकल्प नहीं है। संपत सरल साहब, अब इसके बारे में मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, 6.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जिन किसानों को सरकार ने खारिज किया, जिनकी मांगों को खारिज किया, पंजाब में प्रदर्शन करते रहे, पहली बार ऐसा हुआ कि 7 बार उनसे मीटिंग हुई और अमित शाह तक मिले, और 8वीं बार कल मीटिंग है। अगर अमित शाह की मीटिंग को जोड़े तो 9वीं मीटिंग, तो यहाँ तक आना उपलब्धि है। जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मोदी जी की ये समस्या नहीं है कि किसानों को ये कानून समझ में नहीं आ रहे हैं। उनकी समस्या ये है कि किसानों को समझ में आ गए हैं, ये समस्या है उनकी। जो वो समझ रहे थे कि ये 5 साल बाद, 6 साल बाद आएंगे ये कानून की समझ में, तब तक ये बर्बाद हो चुके होंगे, लेकिन वो उनकी यही समस्या है कि इनको कैसे समझ में आ गए, ये है। और मैं फिर जो भी संपत जी ने कहा, मैं भी कहूँगा कि आप अपनी जो ड्यूटी है, अपनी भूमिका वो अच्छी तरह निभा रहे हैं और हम जैसे लोगों को ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं और आंदोलन को ताकत दे रहे हैं। शुक्रिया संपत जी। लेकिन चूंकि आप हास्य कवि हैं और आपकी 4-4, 6-6 लाइनें दुबई से लेकर दुनिया के मंचों पर जब सुनी जाती है और उसके बाद उसके वीडियो छोटे छोटे टुकड़े वायरल होते रहते हैं, और मैं फेसबुक के ज़रिए ही बहुत बार देखता हूँ, रूबरू मैं पहली बार हो रहा हूँ आपसे, आपके चेहरे, आपकी आवाज़, आपकी लाइनें सैकड़ों बार मैंने सुनी है, और सही कह रहा हूँ, दुबई से लेकर जयपुर तक से सुनी है। तो इस मौके पर क्या आप कुछ सुना सकते हैं जिससे लगे कि ये मौजूद है? मैं भी कहूँगा जी, जरूर। ये सरकार विकास का एजेंडा कह कर के आई थी और एजेंडे के विकास में लग गई। किसान आंदोलन ने उस पर ब्रेक लगा दिया। तमाम मंत्रियों को आप देखो कि उनको मूल विषय के अलावा हर चीज़ की समझ है।
वो जिस ढंग से बात करते हैं उनको मूल सब्जेक्ट का पता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मोदी जी ने जिनके कहने से कानून बना दिए उनको खुद को पता नहीं होगा जिस तरह की बातचीत होती है। अभी तो मैंने एक सटायर लिखा था 3-4 लाइन का कि बंगाल के चुनाव होने हैं, गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए थे तो वहाँ उन्होंने एक किसान के घर खाना खाया। दिल्ली में अगर दलितों का आंदोलन चल रहा होता तो वो किसी दलित के यहाँ खाना खाते। लेकिन राहत की बात ये रही कि गृह मंत्री ने खाना खाने के बाद मेजबान किसान से ये नहीं पूछा कि वही मुझे ट्विटर पर डालने के लिए लहलाती फसल के साथ में एक सेल्फी लेनी है, आपके खेत कौन से कमरे में रखे हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि इनको सब्जेक्ट की कितनी जानकारी होगी। और कुछ मैं क्या लोग आपको सुनना चाहेंगे। मैं क्या गद्य लिखता हूँ, जैसे हरिशंकर प्रसाद जी और शरद जोशी जी लिखते थे, मैं प्रोज लिखता हूँ, कविताएं नहीं सुनाता हूँ। तो तमाम ऑडियो वीडियो तो आप सुनते ही रहते हो, सारी चीज़ें तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। भी कुछ रिपीट करिए। एक मैं लघु कथा आपको सुनाता हूँ, तमाशेबाज राजा। ऐसा पता होता आप मिलेंगे तो मैं और पूरा तैयारी करके लाता। तमाशेबाज राजा, उसके बारे में आप समझ लें कि एक राजा है, कोई भी समस्या होती है जनता की उससे रिलेटेड वो तमाशे करता है, लेकिन उसको दिक्कत क्या आती है उसी को मैंने इसमें करने की कोशिश की है। तमाशेबाज राजा। राजा छंटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज़ उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ। राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन है, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और ये जो संपत सरल साहब ने सुनाया है ये वैसे व्यंग है, लेकिन इसको आधी हकीकत आधा फसाना माने। हकीकत किसी राजा से जुड़ा हो सकता है और फसाना जो इन्होंने व्यंग में लिखा है। लेकिन देखिए, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कि आपके पास देख ली मैंने डायरी और खजाना कुछ है आपके पास। राजा तो आप भी हैं कलम के, तो एक और कुछ सुनाइए जो उस खजाने में से हो। ये गुस्ताखी कर रहा हूँ मैं। क्या है कि इस समय अपने को यूं लगता है कि किसी भी देश में राजा का चुनाव प्रजा करती है। उन्होंने फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि मतदान भी होगा, लेकिन चुना वो जाएगा जिसे कोई और चाहेगा। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15-20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक तरह से मुखौटा है, बाकी तो आर्थिक साम्राज्यवाद है। ये नई रियासतें होंगी, अंबानी की, अडानी की, और तमाम जो कॉरपोरेट हैं वो उनके अलग अलग स्टेट होंगे। तब मैंने लिखा ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक लघु कथा मैं आपको सुनाता हूँ। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन पूंजीवाद में सपने और भय बेचा जाता है। वही सपनों की हकीकत इसमें बताता हूँ। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाज़ें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। बहुत बढ़िया। किस तरह से सपने बेचे जा रहे हैं। और अब आप मीडिया के लोग हैं, लोन और सोने का हिरन सोच लीजिए आप। जो हकीकत आपने बताई, मैं एक
लघु कथा और सुनाता हूँ। अखबार, मेरे ख्याल से आज अखबार जो है 3 चीज़ों के लिए पढ़े जा रहे हैं। अपवाद सब जगह होते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और मीडिया का मुख्य धारा, अब तो खैर मुख्य धारा तो आप हैं, वो तो साइड धारा है। ऐसा लगता है आज़ाद हिंदुस्तान में पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसे मार्च पास्ट बताता है। मीडिया का एक बड़ा भाग दिखता दिए के साथ है, लेकिन है हवा के साथ। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, अखबार। मुंह अंधेरे ज्यों ही होकर ने अखबार फेंका, मैंने उसे टोका, भाई मेरे इसे यूं मत फेंका कर, यह अखबार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। वह बोला, बाबूजी जिस दिन आपका यह भ्रम टूट जाएगा आप भी इसे यूं ही फेंकोगे। तो ये अखबार पर इनकी लघु कथा थी, राजा पर थी। अब बल्ली सिंह चीमा साहब हैं, कुछ आप भी सुनाएंगे इस ऐसे माहौल में, चूंकि आप कवि हैं और जब कवि होता है तो उसकी लाइनों जो कविता की लाइनें होती हैं उसी में कवि का दिल, कवि का दिमाग, कवि की बात सामने आती है। जी, मेरा एक नया इसी आंदोलन में लिखा गया गीत है कि, तो उसी के कुछ लाइनें में सुनाता हूँ। दाल ही काली है सारी या, दाल ही काली है सारी या, काला है कुछ दाल में, कैसी लूट मची है देखो आज कोरोना काल में। दाल ही काली है सारी या, काला है कुछ दाल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। आफत को अवसर कहते हैं, करते हैं मनमानियाँ, धनवानों को लाभ हुआ है और गरीबों को हानियाँ। धनवानों को लाभ हुआ है और जनता को हानियाँ। अब तो वो भी हो रहा जो हुआ ना 70 साल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। रेलों को वो बेच रहे हैं, घाटा होता कह कह कर, देश को गिरवी रख देंगे वो देश के रखवाले बनकर। देश को गिरवी रख देंगे वो देश के रखवाले बनकर। हिंदू मुस्लिम कर देते हैं हर चुनावी साल में, कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। कैसी लूट मची है मोदी तेरे शासन काल में। तो एक कवि के दिल की आवाज़ है जो इन्होंने महसूस किया, वो उन्होंने लिखा। बल्ली सिंह एक शेर मैं और कहना चाहता हूँ, मेरा शेर बहुत मशहूर है कि सारा जहान आज 2 खेमों में बट गया, सारा जहान आज 2 खेमों में बट गया, कोई दिए के साथ है कोई हवा के साथ। बहुत बढ़िया। अब संपत सरल, आखिरी सवाल दोनों से कि हर दौर में जब आंदोलन होता है या नहीं होता है, हर स्थिति में कवि, साहित्यकार, लेखक, कलाकर्मी, रंगकर्मी, सबकी भूमिका ये होती है कि सत्ता को सवालों के घेरे में रखो, सत्ता से सवाल पूछने वाली कविताएं रचो, गद्य लिखो, पेंटिंग करो, जिसकी जो विधा है उन विधाओं का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के खिलाफ, सत्ता की से सवाल पूछने के लिए हो। लेकिन लगता है कुछ दौर बदला है भाई। इमरजेंसी के दौरान भी नागार्जुन को पढ़िए, दुष्यंत को पढ़िए, और एक ज़माने में अवतार सिंह पास से लेकर धूमिल और जितने नाम हैं इन्होंने ही लिखा 77-78 में। लेकिन आदम गोंडवी को पर बहुत सारे नाम हैं जब आप पढ़ेंगे जिन्होंने सरकारों के खिलाफ लगातार लिखा। आज भी अगर किसी इनकलाबी मंच से अगर आवाज़ लगती है तो दुष्यंत की दो लाइनें, न जाने कितनी लाइनें। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकारों के खिलाफ नहीं, सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ। नीतियों के खिलाफ मेरा कहने का वही मैंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, या जनता के पक्ष में कहें तो उसको जनता के पक्ष में। तो ये दौर कुछ बदला है कि मतलब जैसे हम लोग पहले कहते थे चारण भाट बहुत ज़्यादा है, तो ये दौर ऐसा बदला, हालांकि हर दौर में ऐसे भी लोग होते होंगे, तो ये दौर बदला है क्या? बदला है। पिछले 30 साल में जो उदारीकरण आया है, नई आर्थिक नीतियां आए हैं, तो तमाम रचनाकार थे उनका भी एक बड़ा भाग सुविधा भोगी हो गया और वो अपनी सुविधाओं से समझौता नहीं करना चाहता या कर ही नहीं सकता। वो ये तो हमें महसूस हो रहा है। उसमें भी विशेषकर जो हिंदी भाषा के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं क्षेत्रीय भाषाओं से और उन लोगों से थोड़ा पीछे हैं, बल्कि वो और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक चीज़ और हुई कि अभी जैसे कोई भी कुछ बोलता है तो सरकार उस पर सीधा अटैक करती है या दूसरे रास्ते से अटैक करती है। उसका कारण है
जितने भी रचनाकार हैं वो सब सरकार के विपक्ष होते हैं। और चूंकि 60-65 साल में बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका में थी और व्यंग हमेशा सत्ता पर होता है, तो इन्होंने अपने आप को व्यंग के दायरे से बाहर मान लिया कि भाई हम पर तो आज तक कभी हुआ ही नहीं, तो अब क्यों हो रहा है। जबकि इन्हें ये पता नहीं कि व्यंग और जो है कलाएं वो तो निर्बल का सहारा है। तब आप निर्बल थे तो सत्ता पे किया जाता था, उसको आप अपना समर्थन मानते थे, आज आप पर हो रहा है तो आप तिल मिला रहे हैं। इस दौर में इसमें जो मैंने 5-6 गीत लिखे हैं इस आंदोलन पर, इसमें एक पंजाबी में मैंने गीत लिखा है जो बहुत पॉपुलर, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत गाया जा रहा है इस आंदोलन में। उसका मैं मुखड़ा और एक बंद सुनाता हूँ। अपने मना चों लोकां ने, अपने मना चों लोकां ने तेरा हर एक डर कट दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता है, लोकां ने डर ना छड्ड दिता है, किरती ने डर ना छड्ड दिता है। हक्कां लई लड़ना सिख लिया, हक्कां लई लड़ना सिख लिया, परचे तो डर ना छड्ड दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता है, लोकां ने डर ना छड्ड दिता है। एक बंद कहूँगा, हरी और पगड़ियाँ और हरी टोपियाँ। हरियां पग्गां टोपियां सड़कां ते वेखो आ गईयां, हरियां पग्गां टोपियां सड़कां ते वेखो आ गईयां। हक सच इंसाफ दी आवाज़ बन के छा गईयां। कणकां ने हसना सिख लिया, कणकां ने हसना सिख लिया, झोने ने रोना छड्ड दिता है। हस के जीना सिख लिया, बल्ली ने रोना छड्ड दिता है। राजधानी नू कहो पिंडां ने डर ना छड्ड दिता है, लोकां ने डर ना छड्ड दिता है। मैं आपके माध्यम से देश के तमाम कवियों को, कलाकारों को, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस किसान आंदोलन से, किसान आंदोलन से प्रेरणा लें और शहरयार साहब का जो शेर है उसका अर्थ स्वतः प्रकट हो जाएगा। वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि शाह रात लेती नहीं है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो चलिए, ये दो खास शख्सियत जिनसे मेरी मुलाकात अचानक गाजीपुर बॉर्डर पर हुई, संपत सरल साहब और बल्ली सिंह चीमा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों यहाँ आंदोलन में शरीक होने आए और एक पत्रकार होने के नाते पिछले 40 दिनों से लगातार मैं टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, बुराड़ी मैदान और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, यहाँ आंदोलन में जो कुछ हो रहा है, किसान जो कुछ कर रहे हैं, उनके आंदोलन की रणनीति, आंदोलन का तरीका, सरकार से उनकी मांग और साथ में सरकार जो कुछ कर रही है, ये मैं अलग अलग वीडियो में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल शुभ रात्रि, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।